जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से तर्क IAS चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश और एज यूजुअल आज मैं फिर से PT 365 एनवायरनमेंट सीरीज का एक न्यू लेक्चर लेकर गया हूँ। ये लेक्चर आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये लेक्चर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको ये पता लगेगा कि PT 365 सफिशिएंट नहीं है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए विद पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी रिसेंटली 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे आया था। ओके, और उसमें नए 4 वेटलैंड इंडिया पाए। ठीक है, कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जैसे IUCN, साइट्स, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये मैं कवर करूंगा। उनका क्या रोल रहता है, उन्होंने कैसे कंजर्व किए, उनके इनिशिएटिव्स, उनके एक्शंस कैसे लिए जाते हैं, और उनके साथ साथ कौन सी एजेंसी जो कोऑपरेट होकर के उसके ऊपर वर्क करती है। तो ये सब आज हम इस लेक्चर के माध्यम से देखने वाले। और साथ ही साथ इसके बेस पे जो भी MCQs बनेंगे वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे आने वाले। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आज के लेक्चर से, अदर वेटलैंड से न्यूज। तो इसमें पहले 4 कौन से मेजर वेटलैंड हैं वो देखते हैं। तो पहले तो कांवर लेक, ये आएगा आपका बिहार में। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक कैसा रहता है कि ये ऐसा इसका फॉर्मेशन रहता है और इधर रहता है। तो ये लैंड और वाटर का ऐसे इनका फॉर्मेशन रहता है। तो ये रहता है ऑक्सबो लेक का। ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ये इसका एक फीचर है। और दूसरा, ये रामसर साइट बिहार का पहला बना था। ठीक है, और ये गंगा रिवर सिस्टम का एक पार्ट है, मतलब रिवर नहीं है लेकिन रिवर के उस आसपास में है ये। ठीक है, ये क्यों है? इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, इसके लिए ये अपना न्यूज में था। अब पैंगोंग सो लेक, पैंगोंग सो लेक, इसमें एक टर्म आया है एंडोर हीक लेक। अब एंडोर हीक लेक होता क्या है? एंडोर हीक लेक को टर्मिनल लेक भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि टोटल वाटर जाके एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर वहां से ऐसा लगता है कि वो लेक एक्सटिंक्ट हो गया हो। ठीक है, तो उसको एंडोर हीक लेक बोला जाता है। और पैंगोंग सो लेक का क्या है कि हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वर्ल्ड का। हाईएस्ट मतलब हाई एल्टीट्यूड पे। ठीक है, अब इसका एक फीचर दोस्तों कि ये अपने कलर चेंज करता है अलग अलग टाइम्स पे, अलग अलग सीजन पे। ये क्यों चेंज होता है? इसके पीछे का साइंस ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि हाईएस्ट अल्टीट्यूड पे तो फिर वहां पे सन के एक एंगल बनता है, एक रिफ्रैक्टिव एंगल बोला जाता है उसको, रिफ्रैक्टिव एंगल। तो वो एंगल रिफ्रैक्ट होकर के वाटर पे रिफ्लेक्ट होता है। तो इसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों का कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसके वजह से ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज के वजह से इसके कलर में चेंजेस आते हैं। और जैसे जैसे इसके अलग अलग कलर कैसे हो जाएंगे, ब्लू तो यूजुअल होना है, पिंक भी होता है, गोल्डन भी होता है, येलो भी होता है, ऐसे अलग अलग ये अपने कलर दिखाता है। ठीक है, तो पैंगोंग सो लेक ये हो गया आपका सॉल्ट वाटर, ये हो गया आपका फ्रेश वाटर हो गया। और अब आ रहा है आपका ब्रैकिश वाटर, इसके डिफरेंसेस भी हम देखेंगे। तो पुलिकेट लेक, ये आपका ओडिशा में। ठीक है, ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया का। तो पहला कौन सा है? चिल्का लेक, दोनों ओडिशा के, अरे पुलिकेट लेक सॉरी, आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे आपका ये चिल्का लेक ओडिशा पे। ठीक है, ये क्या करता है? लेगून और बे ऑफ बंगाल को सेपरेट करता है और ये फ्लेमिंगो जैसे बर्ड के लिए बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट है। अब मैं आपको इसमें कंसेप्ट ये आया है कि भाई फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर, ये तीनों का डिफरेंशिएशन क्या है। अब जो ये सोच रहा है ना भाई कि ये सॉलिनिटी बता देता हूँ यही करेक्ट होगा, भाई वो सही सोच रहा है। सॉलिनिटी इन सबका है, इन सबका एक प्रपोर्शन है। अभी जैसे फ्रेश वाटर है ना, तो उसका 0.05 से लेकर के 1% तक इसमें सॉलिनिटी का प्रेजेंस रहेगा। अब इसका क्या है? ब्रैकिश वाटर का 0.05 से लेकर के 3%। और सॉल्ट वाटर, उसमें तो यूजुअल सॉल्ट होना ही है। ठीक है, और तीनों भी अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रोपोर्शन में। अगर ब्रैकिश वाटर के इधर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो रहा है तो उसके इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल है। जैसे कि कोरल रीफ, अभी वहां पे वो सॉल्ट का एक कंटेंट चाहिए रहता है उसको। फिर फाइटोप्लैंक्टन जैसे प्लांट जो हम आगे देखने वाले, मैंग्रोव्स हो गया, और उधर के क्रोकोडाइल्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो उनके अलग अलग एक कैटेगरी है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ये तीनों का वेरिएशन किससे पता चलता है? सॉलिनिटी से। ठीक है, ये उसके प्रोपोर्शन से आप देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लो। सुंदरबन, सुंदरबन क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव सिस्टम है। और ये हीरीटेरा फोम्स, ये हीरीटेरा फोम्स क्या है? ये एवरग्रीन ट्री है, एवरग्रीन ट्री है जिसकी
25 मीटर तक हाइट होती है, 25 मीटर तक की इसकी हाइट होती है, जिसको बंगाल में सुंदरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है जिसपे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर जैसे का को एग्जिस्टेंस और कॉन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, अब ब्रैकिश वाटर का मैं इसमें आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो कनेक्ट कैसे होता है। ये मैंग्रोव इधर क्या है, एक जगह ये डेल्टा पे है। ठीक है, ये मान लो ये मैंग्रोव है, ये डेल्टा पे है आपका डेल्टा, इधर पे सी है, ये सी है, और यहां से रिवर आ रही है। रिवर में क्या रहता है आपका, फ्रेश वाटर रहता है, इधर आता है आपका सॉल्ट वाटर, और ये दोनों जहां कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं वहां पे आएगा आपका ब्रैकिश वाटर। देखो ये ऐसे आप कनेक्ट करके चलो। ठीक है, मैंग्रोव्स आपका बीच में है, इधर सॉल्ट वाटर एक तरफ फ्रेश वाटर, तो ये दोनों एक जगह मिलके हो जा रहे हैं आपका ब्रैकिश वाटर। ठीक है, अब रामसर साइट्स मैंने आपको बताया इसकी क्या कैटेगरी रहती है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है, इसका लार्जेस्ट रामसर साइट इंडिया में कौन सा है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, मैंने वो भी बताया, जैसे तमिलनाडु। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। हाँ, एक ये बात थी कि 4 नए वेटलैंड बने थे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब के दिन, वो कौन से हैं वो मैं देखता हूँ। तो तमिलनाडु हमेशा की तरह बड़ा हाथ मारा है, भाई ने 50% खुद पे कब्जा लिया है, मतलब 2 कौन सा है, एक है आपका सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी, दूसरा थिरथंगल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, सक्कर कटाई थिरथंगल। अब जो 2 आए हैं, जैसे एक झारखंड आया है और एक सिक्किम में आया है। झारखंड में आपका उड़वा लेक और सिक्किम में आया है आपका खेचियोपालरी वेटलैंड, ये दोनों है। अब इन दोनों का ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए रामसर साइट में। रामसर साइट में झारखंड और सिक्किम जैसे स्टेट का पहली बार नाम आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक होमवर्क करना है कि इसमें कौन से रिवर है, इसके आसपास कौन से डैम है, आपको बस एक बार नोट कर लेना है, खास करके रिवर और नेशनल पार्क को। वैसे मैं इसको प्लेसेस इन न्यूज अपने आगे पढ़ाऊंगा, एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो मैं कवर करूंगा इसमें, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको खुद से एक बार ट्राई करो। ऑलराइट, तो अब हम अदर रिलेटेड न्यूज, मतलब अब तक हमने जितना कवर किया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, उसमें रिस्टोरेशन देखा हमने, कंजर्वेशन देखा, प्रिजर्वेशन देखा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के बारे में देखा। अब उनके रिलेटेड जो छोटे छोटे न्यूज है वो न्यूज कैसे हैं, और इसका तो एक ही बोलो आप भाई कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि हमको लगता है कि ये शॉर्ट है, इसको लास्ट में स्किप कर देते, नहीं, इसको आप पढ़ो, क्योंकि कभी कभी देखो ऐसे प्रीलिम्स में ऐसा आता है कि कोई एक टर्म ऐसा है, ऐसा लगता है कि मतलब अगर ये टर्म का मतलब मुझे पता रहता तो फिर मैं उसको आसानी से सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो वो नौबत ना आए, आप अपनी तरफ से बेस्ट देके जाओ। ठीक है, होप्स हो कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो सक्सेस मिलने पर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव का नाम ही स्प्रिंग है। अब ये नया इनिशिएटिव क्यों आया कि हॉल्ट प्लस रिवर्स। हॉल्ट क्या होता है, अभी जैसे मान के चलो -6 इधर है तो इसको हॉल्ट कर देना, मतलब ये -6 के स्टेट तक ही रहेगा, लेकिन रिवर्स क्या रहेगा, इसको +6 तक ले जाना। ठीक है, ताकि जो भी इम्पैक्ट हुआ है बायोडाइवर्सिटी में, जो भी रिस्क उसके ऊपर आए, तो फिर उसको रिकवर करने के लिए। तो ये आपका होगा, लेकिन ये कब तक करना है, 2030 तक। ठीक है, इसको क्या करना है, हॉल्ट करना है प्लस रिवर्स करना है। इनिशिएटिव का नाम क्या था, स्प्रिंग इनिशिएटिव। ओके, अब इसमें कुछ नहीं याद करना, आप बस ऐसे मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको याद कर सकते हो कि ग्लोबल जब कोalition होता है तो फिर कंबाइन कॉपरेशन कैसे होता है कि 15 ट्रिलियन इसका एसेट्स फॉर्म बन गया है, और ये लॉन्ग टर्म जो भी है उसके ऊपर ये वर्क करेगा। जो भी फॉरेस्ट लॉस हुआ या फिर लैंड डिग्रेडेशन हुआ तो उसको स्प्रिंग इनिशिएटिव के थ्रू कवर करेगा। ये हो गया। अब बात है सैम के बारे में। सैम क्या है, शैलो एक्विफायर मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्वा मतलब वाटर को लेकर के है। क्या है देखते, ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने लाया है इसको। ठीक है, लॉन्च हुआ। और क्या, सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक, मतलब वाटर मैनेजमेंट अर्बन एरियाज में कैसे उसको सस्टेनेबली विदाउट वेस्ट हर एक जगह पहुंचाया जा सके। क्या होता है अभी देखो, अर्बन एरियाज में भी धीरे धीरे एनवायरमेंट और जोग्राफिकल फैक्टर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अर्बन हीट, ठीक है, उधर ह्यूमिडिटी, फिर ये अर्बन वाटर मैनेजमेंट में जो भी है, अर्बन ड्रेनेज सिस्टम उनका खराब है। तो इन सब चीज के लिए धीरे धीरे अर्बन एरियाज में भी लिया जा रहा है इनिशिएटिव। तो वैसे ही एक इनिशिएटिव था अमृत स्कीम। अमृत स्कीम क्या कहता है, ये 2015 में आया था, 2015 में आया था। तो और ये किसके अंडर आता है, महुआ के अंडर। देखो, अगर वाटर मैनेजमेंट है इसका मतलब ये नहीं कि जल शक्ति के अंदर आ रहा है, ये महुआ के अंडर आया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा था कि हर जगह
इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वाटर कैसे पहुंचाया जा सके अर्बन एरियाज में टोटल कवरेज के साथ में, ठीक है। अब इसका एक भाई आया 2021 में जो था अमृत 2.0। वो क्या कहता है कि मैं फंक्शनल टैप मतलब ऐसा नल जिसमें पानी आता रहे, सिर्फ कनेक्शन करके नहीं दूंगा, फंक्शनल टैप पूरे अर्बन एरियाज में कवर कर दूंगा, सारे घर घर में नल, ठीक है। ये कह रहा था अमृत 2.2। दोनों महुआ के अंदर है, याद हो गए, बहुत बढ़िया। अब जो सैम की बात कर रहे थे हम, सैम क्या करता है कि ड्रिलिंग शैलो वाटर, जो जिसका ग्राउंड वाटर ऊपर तक रहता है ना, मतलब ऐसे जो डीप नहीं रहता, जिसका ऊपर तक रहता है, तो उधर से बोरवेल से उस वाटर को निकाल करके एक प्रपोर्शन में उसको बाइफर्केट और डिस्ट्रीब्यूट करके हर घर तक पहुंचाया जा सके, ये इसका एक एम है, ठीक है। तो पूरा मोटा मोटा यही है। अब नेशनल एक्वीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम नाकुइम, ये क्या है, ये करता है कि एक्वीफायर जो भी है मैप करके उसको ग्राउंड वाटर के थ्रू मैनेज कैसे करना है, इस चीज पे ये फोकस करता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं अपने फिश मिप इनिशिएटिव। फिश मिप इनिशिएटिव क्या है, फिशरीज एंड मरीन इकोसिस्टम मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट। ये आया था आपका 2013 में, ठीक है। ये इंटरनेशनल नेटवर्क के थ्रू जो 100 मरीन इकोसिस्टम है ना, उसके मॉडलर्स को और रिसर्चर अराउंड द वर्ल्ड, इनको सबको कनेक्ट करता है, और फिर यूएन और एफएओ दोनों एक साथ कोलैब होते हैं, और ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिससे फिश की बायोमास कम होते जा रही है, जो डिक्लाइन हो रही है, उसको रिकवर कैसे करना है, उसके ऊपर ये वर्क करते हैं। और ये न्यूज में भी इसीलिए था क्योंकि ये 10% से ज्यादा डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा कि मोर देन 10% डिक्लाइन हुआ, कितना डिक्लाइन हुआ, ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि इसका रीजन क्या था। आपको ये याद रखना है कि इसके फिश बायोमास जो थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। इसके लिए फिश मिप एक इनिशिएटिव है जो 2013 में लॉन्च हुआ था। यूएन और एफएओ इसके कोलैबोरेटिव एजेंसीज है, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज से फिश पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको रिड्यूस करते हैं। और उसी का दूसरा भाई आया 2024 में, अमृत का भाई आया था तो फिश मिप का भी भाई आया। और ये क्या करता है, मॉडलिंग जो प्रोजेक्शन है, जो मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर ये अपना रिलायबल होने की कोशिश कर, ठीक है। अब ये हो गया आपके जो भी इनिशिएटिव थे, अदर शॉर्ट न्यूज, ये हो गया। अब जो सबसे मेन मुद्दा है वो है टर्म्स इन द न्यूज। ये टर्म्स जो मैंने बोला ना आपको कि पीवाईक्यू में डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने के लिए, सब फसाद की जड़ यही है, तो इसको सबसे पहले निपटा दो आज। तो क्या है प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश बेसिकली क्या, ये नॉक्टिलुआ सिंटिलेंस, ये क्या है, फाइटोप्लैंकटन का वेराइटी है। अब ये है क्या, ये न्यूज में क्या है, आप लोग को पता होगा बीच में एक वर्ड चला था रेड टाइड्स। अगर आपका इनसाइट एनरिच है ना, और आप देख रहे हो हर जगह, थोड़ा अवेयर होने की कोशिश कर रहे हो, तो रेड टाइड्स बहुत दिन तक न्यूज में था। वो रेड टाइड्स क्यों न्यूज में था, अब ये मान के चलो ये लैंड है और ये है आपका सी, मतलब ये आपका सी बेड है। तो फाइटोप्लैंकटन ना अपना एक बायोफिल्म है। फिल्म मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, जैसे जेलेटिन पेपर आपने देखा होगा कि जैसे गोल्डन है तो फिर बस एक गोल्डन एक लेयर रहता है, बाकी आप उसमें ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो। तो फिर वैसे बायोफिल्म लेयर सीबेड जो रहता है, ग्राउंड सी ग्राउंड जो रहता है, वहां पे ये फाइटोप्लैंकटन बैठे रहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड उनका न्यूट्रिशन है। कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा सनलाइट और थोड़ा सा सॉल्ट, तो फिर इनका ये न्यूट्रिशन है, और इसी के थ्रू ये जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इनको एक समय पे नहीं मिलता तो इनके न्यूट्रिशन में कमी आती है, जिससे इनके जो सेल्स रहते हैं ना, सेल्स वो डेड होने लगते हैं, और इसमें से रेड पिगमेंट रिलीज होता है। और यही रेड पिगमेंट ऊपर आके जब तैरते हैं, फ्लोट होते हैं, तो वो रेड टाइड हो जाते हैं। और पिगमेंट इतने छोटे होते हैं कि वो एज अ पाउडर भी नहीं दिखते, वो इतने मिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो पानी ही रेड है, ठीक है। तो जो लोग तो फिर उधर जो लोग शौक से फोटो खिंचा रहे हैं ना कि नेचर कलर ये वो, भाई वो लाशें हैं, वहां फोटो मत खिंचाओ, ठीक है। और इसके एक और रीजन क्या है कि सडन चेंज इन वाटर क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स अलग अलग जो भी है, ठीक है, ट्रेड के टाइम पे जो हो रहा है, तो ये सब चीज है। तो बेसिकली यही है फाइटोप्लैंकटन क्रैश, यही है। आपको इसमें ये याद रखना है कि नॉक्टिलुआ सिंटिलेंस एक फाइटोप्लैंकटन का वेराइटी। अब गेप लिमिटेशन क्या है, गेप लिमिटेशन का एक मुहावरा याद रख लो, लड्डू उतना ही बड़ा लो जितना बड़ा तुम्हारा मुंह। पूरा कंसेप्ट वही है। अभी जैसे मान के चलो एक फ्रॉग है, ठीक है, और सामने एक गिरगिट मतलब सैलेमेंडर है, ठीक है, ये एक गिरगिट है, ये जो है ए है और ये बी है, बी वाला जो है छोटा है,
बी स्मॉल, और ए जो है सॉरी वापस डायग्राम बनाता हूँ, ये जो ए है ये मान के चलो छोटा सा है, और ये जो बी है ये मान के चलो बड़ा सा है। अब फ्रॉग इसको खा सकता है लेकिन इसको नहीं खा सकता, मतलब फ्रॉग के गैप लिमिटेशन के अंदर ए आ रहा है लेकिन बी फ्रॉग के गैप लिमिटेशन के अंदर नहीं आ रहा है। तो यही है इसका कि मतलब इसमें जो भी प्रेडेटर और प्रे रहता है उसके मुंह के रेंज से उसको खाना रहता है। अगर फ्रॉग बड़ा है तो फिर फ्रॉग अपने से छोटा भी खा सकता है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ भी आप कहीं भी कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो लॉजिकली, ठीक है। अभी ये छोटा गिरगिट है, अगर ये सोच ले कि मैं फ्रॉग ही निकल लूं तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका गैप लिमिटेशन उतना नहीं है। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट, इसका क्या है, फूड चेन, फूड वेब, और फिर बायोडाइवर्सिटी इससे एनरिच होता है, ठीक है, जो अडाप्टेशन है वो होता है, और प्रेडेटर प्रे का एक बैलेंस रहता है, ठीक है, मतलब इकोलॉजिकल साइकिल एक अच्छा सा चल रहा रहता है। अब मेगाफोना, मेगाफोना क्या है, ये मतलब एक सर्टेन, अभी जैसे हम लोग गैप लिमिटेशन का एक रेंज था वैसे इसका एक मेगाफोना का एक लिमिटेशन है, मतलब इसको जनरली 50 किलो के ऊपर के जानवरों को फोकस करता है। तो इसमें इसमें बाइफर्केशन है, कौन सा, मेगा हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट ईटर है और 50 किलो से ज्यादा के हैं वो, उसी तरह मेगा कार्निवोर्स मीट ईटर्स प्लस मोर देन 50 kg, मेगा ओमनिवर्स हु ईट बोथ प्लांट एंड मीट प्लस मोर देन 50 kg, ठीक है। ये इसका मेगाफोन का 3 क्लासिफिकेशन है, याद होगा, बहुत इजी था। अब ये न्यूज में क्या है कि सम एक्सटिंक्ट मेगाफोनल स्पेशीज जो वूली मैमोथ, वूली मैमोथ मतलब इसके शरीर पे वूल है, तो अब ऐसे आपको ब्रेन लगाना है कि ये वूली मैमोथ है, वूल वाले कहाँ पाए जाते हैं ज्यादा एनिमल्स, पोलर जैसे रीजन में, पोल मतलब आर्कटिक और एंटार्क्टिक जैसे रीजन में, ठीक है, तो ये वहां का है। जायंट स्लॉथ ये भी वहीं का है। अब साबरे टूथ कहाँ का है ये अब पता लगाना है, और इन सब की फोटो देखो भाई, बहुत बोलते ना थ्रिल है भाई इन लोग की फोटो में, देख लो एक बार। तो ये इनका मेगाफोना का बस इतना था कि 3 क्लासिफिकेशन है इसके, मोर देन 50 kg एक इसका जनरल वेट थ्रेशोल्ड है, और इसके आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ठीक है। अब स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है, स्ट्रोमेटोलाइट्स मतलब एक माइक्रोबियल कम्युनिटी है, माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स का एक किटी पार्टी होता है भाई, तो वही है। अब ये किटी पार्टी कहाँ करते हैं, पत्थर के लेयर्स पे। अब पत्थर का लेयर मतलब ये नहीं कि अगर ये पत्थर है तो इसके ऊपर ही होगा, ये पत्थर के बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब ये क्या करता है, ये वहां पे लेयर बनाता है और वहां से ना ये ऑक्सीजनेशन इवेंट रिलीज कर देता है, मतलब अपने किटी पार्टी में ऑक्सीजन नाम का डीजे बजाता है भाई। उससे क्या होता है, एटमोस्फियर में ये ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके लिए और एक इसका क्या है कि अगर वो रॉक है उसके अंदर ऑक्सीजन आ रहे मतलब मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होगा मतलब वहां पे रॉक कट होगा, सेडिमेंट्स बनेंगे, सॉइल बनेंगे, तो वो भी एक प्रोसेस इसमें आ जाता है। अब ये दे आर टिपिकली एक्सट्रीम एनवायरमेंटल नीचे, एक्सट्रीम, अब ये नीचे मतलब क्या होता है, नीचे हो गया नाइशे हो गया जो भी बोलो, इसका मतलब क्या होता है, अभी मान के चलो ग्रोथ पॉपुलेशन है इसकी, फिर एक इसका पॉपुलेशन है, और फिर बाद में इसका फूड चेन है, फूड वेब है, तो मतलब ये सब ना इसके कैटेगरीज हुए, और भी इसके बहुत सारे कैटेगरीज है जिसके वजह से इनका एक नीचे मतलब इनका एक क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि एक्सट्रीम में है कि अच्छे खासे पाए जाते हैं, तो वो सब डिसीजन है इसमें। अब ये क्या रेयरली और स्पार्सली फाइंड किए जाते हैं क्या, स्ट्रोमेटोलाइट्स, और इसमें ये नहीं कंफ्यूज होना है, इसमें देखो ये नहीं कंफ्यूज होना है कि स्ट्रोमेटोलाइट्स और स्टोमेटा, स्टोमेटा जो है आपका प्लांट से रिलेटेड है, प्लांट के सेल से रिलेटेड है, और स्ट्रोमेटो आपका रॉक सॉइल से रिलेटेड है। लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों भी ऑक्सीजन के लिए माने जाते हैं, दोनों भी ऑक्सीजन के लिए माने जाते हैं, ठीक है। अब एनवायरमेंटल डीएनए, एनवायरमेंटल डीएनए मतलब ये ऑर्गेनिज्मल डीएनए, ऑफ कोर्स ऑर्गन रहेगा तो उसी में से डीएनए निकलेगा, बहुत है। अब रिलीज्ड इन एनवायरमेंट, जो भी सेलुलर मटेरियल कोई भी छूट जाता है ना, सेलुलर मटेरियल जिसके अंदर से सेल पाया जा सकता है, उसमें से जैसे कि स्किन, एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट मीन्स पॉटी, और फिर यूरिन जैसे चीजें, तो उसमें से जो सेल पाया जा सकता है तो उसमें से डीएनए निकाला जाता है, और फिर सबको पता है कि डीएनए सबका एक अपना अपना खुद का होता है, ठीक है। तो उससे ये पता लगाया जाता है कि वो थ्रेटेंड स्पेशीज जो है रेड लिस्ट में है, तो वो किस स्टेज पे है, क्या वो हेल्दी है, क्या वो बायोडाइवर्सिटी उधर का अडाप्ट कर पा रहा है क्लाइमेट को, उधर के इकोलॉजिकल बैलेंस में वो रह पा रहा है,
तो ये ईडीएनए इसके लिए इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट था ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वेराई करता है हर एक लोगों से, तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान रहता है। लो कॉस्ट भी है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड है ही है, ठीक है। और ये किस में है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्वाटिक भी टेरेस्ट्रियल भी। अब स्पेसिएशन, स्पेसिएशन कुछ नहीं है, ये एक स्प्लिटिंग इवेंट है, इसमें 4 मोड है, डिवाइड किया गया है स्पेशीज को। तो फिर इसके क्या है, पहला एलोपैट्रिक, एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक, ठीक है। अब एलोपैट्रिक क्या है कि ज्योग्राफिकली इसको बाइफरकेट किया, ज्योग्राफिकली जो आइसोलेटेड है, मतलब जो बहुत कम है वहां पे उसका। अब पेरीपैट्रिक उससे थोड़ा ज्यादा कि छोटा पॉपुलेशन बड़े आबादी वाले पॉपुलेशन के साथ रह रहे हैं, तो वो हो गया। अब पैरापैट्रिक क्या है कि कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन की सबका लगभग लगभग इक्वल है या फिर सब लोग अपने अपने प्रोपोर्शन में रह रहे हैं। अब सिम्पैट्रिक क्या बोलता है कि विद इन द रेंज ऑफ एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, एंसेस्टर्स के जो पॉपुलेशन है उसके एक रेंज में, उसके एक दायरे में ये रह रहा है। और ये क्या, इट कैन हैपन जहां पे पॉपुलेशन लिव इन विदाउट जोग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है, बिना बिना किसी बाधा के सब लोग एक जगह रह रहे हैं, तो वही हो सकता है ये। अब इसका जैसे क्या है, एक एग्जांपल है एशियाटिक लायन और बंगाल टाइगर, ये दोनों एक साथ रहते हैं। सिम्पैट्रिक इसका स्पेसिएशन है। सिम्पैट्रिक क्या था कि विद इन द रेंज ऑफ एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, मतलब बाप दादा की जमीन भाई। अब बायोलुमिनिसेंस, ये आप सबने देखा है इसको लाइव। ये बायोलुमिनिसेंस ये एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इसके केमिकल से डेवलप होती है, किसके, कोई भी जंतु हो गया, कीड़ा हो गया या फिर जीव हो गया। क्या होता है इसमें कि जो इंसेक्ट है, सपोज जैसे जुगनू, वो रात में चमकता है, उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पीछे का 2 केमिकल कौन सा है, एक तो है लूसीफेरिन और दूसरा है लूसीफेरेस और फोटोप्रोटीन, मतलब इसको दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो, लूसीफेरिन, लूसीफेरेज, ठीक है। अब ये दोनों से, इन दोनों केमिकल की वजह से ये चमकता है। और ये क्या है, एंजाइम कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन एमिट करने वाला, और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस करने वाला, ठीक है। तो आपका ये है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन एमिट करते हैं। अब इसके ना रेंजेस हैं, ब्लू से लेकर के रेड। अच्छा, आपने वो देखा रहेगा एक मूवी, अभी तो याद नहीं आ रही, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी है और श्रद्धा कपूर भी है। उधर उन लोग बीच पे जाते हैं, तो फिर वो हाथ में जो ली होती है वाटर, श्रद्धा कपूर, तो उधर वो लाइट जल रही होती है, तो वही है बायोलुमिनिसेंस, ठीक है। अब इसके एग्जांपल है स्पॉन्जेस, जेलीफिश, वर्म, सी वॉलनट, अलग अलग देख सकते हो आप। अब इसका फीचर क्या है कि काउंटर इल्यूमिनेशन, मतलब ये कैमोफ्लेज जैसा है कि लाइट में अगर अपनी, जैसे कि कहीं लाइट है रात में और वो उसी लाइट में खुद को ब्राइट करके बैठ जाए तो नहीं दिखेगा। फिर जैसे जुगनू ही अगर कोई व्हाइट लाइट के नीचे बैठ जाए तो हमको नहीं दिखेगा कि वहां जुगनू बैठा है, ठीक है। तो वो बात है। अब फैक्ट्री फार्मिंग क्या है, फैक्ट्री फार्मिंग वो है कि जबरदस्ती का बच्चा पैदा करवा रहे हैं, अच्छे खासे पॉपुलेशन में है एनिमल, तो फिर अब उनको जबरदस्ती आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो गया या फिर कुछ भी हो गया, मतलब उनका देखो ये क्या होता है कि एक लिमिट होता है, अगर उससे ज्यादा आप करोगे तो फिर उनके हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी को रेजिंग लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री इन हाई डेंसिटी फैसिलिटीज, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, इनका प्रॉफिट हो किसी भी चीज में, डेयरी प्रोडक्ट में, ठीक है, लोअर कॉस्ट में इनका प्रॉफिट हो जाए। तो अब इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि उनका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है उसको कम कर रहा है, जूनोटिक डिसीज बढ़ा रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल साइकिल खराब हो रहा है, और उनके हेल्थ पे तो इफेक्ट कर ही रहा है। और इसमें कुछ नहीं। अब क्या है बी एनक्रोचमेंट, ये क्या है, इंक्रीज ऑफ ट्री एंड श्रब कवर अक्रॉस द इकोसिस्टम। पेड़ और उनके श्रब्स, मतलब जो ब्रांचेस जैसे रहते हैं, उसका पूरे इकोसिस्टम में जो है जो बढ़ता है उसी को बोलते हैं। अब ये होमोजेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये सर्टेन एक एरिया है और ये एक एरिया है, तो इसमें ए वाले ज्यादा रहेंगे और इसमें बी वाले ज्यादा रहेंगे, तो ये क्या होता है कि ये खुद का एक अड्डा बना लेता है कि मेरे इसमें बी को मैं आने नहीं दूंगा, ये सिर्फ ए वाला है, यहाँ पे ए वाले स्पेशीज ही ज्यादा रहेंगे, और ये बी भी यही बोलता है कि इसमें सिर्फ बी रहेंगे, ए वाले नहीं रहेंगे। तो ये है इनका होमोजेनाइजेशन, इसको बोलते हैं। तो ये मल्टीलेयर्ड इकोसिस्टम है जिसमें सिर्फ वुडी प्लांट रहते हैं, ठीक है, ये इसका वुड इंक्रोचमेंट। अब ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर क्या है, ग्रीन वाटर मतलब इसमें बस ये है कि ग्रीन वाटर मॉइस्चर इन सॉइल्स एंड वेजिटेशन, ठीक है,
अब ये क्यों होता है, देखो ग्रीन वाटर क्या करता है। पहली बात तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस जानते हैं, जो आप दिख रहा है स्क्रीन पे, ये समझो रूट्स है, ये पेड़ है, ठीक है, और ये इसके लीफ छोटे छोटे जो भी है लीफ। तो अब इसके आसपास सराउंडिंग मान लो कोई भी वाटर बॉडी या फिर इसको वाटर मिल रहा है, तो फिर ये यहाँ से ना न्यूट्रिएंट्स लेता है वाटर से, रूट्स कौन लेगा, रूट्स। अब रूट्स अपने बॉडी से, अपने बॉडी के अंदर अंदर से ये इसको प्रोसेस करेगा, एक लीफ तलक ये अपने एनर्जी और जो भी न्यूट्रिएंट्स इसने सोक किया है ये पहुंचाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। और अगर वो वाटर पहुंचा रहा है तो उसको बोलते हैं फ्लोएम प्रोसेस, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोएम प्रोसेस। ये हो गया आपका ट्रांसपीरेशन। अब ये क्या पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वाटर है तो हाइड्रोलॉजिकल होना ही है। ग्रीन वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स यूज्ड बाय प्लांट्स एंड रिलीज्ड बैक टू द एटमॉस्फेयर थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। और अगर ये रिलीज कर रहा है तो क्या रिलीज करेगा दोस्तों, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और क्या सोक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सोक करेगा। तो फिर ये हो गया। अब वाइटल फॉर जनरेटिंग रेनफॉल, ऑब्वियसली जहां पे ग्रीनरी रहती है और अच्छे क्लाइमेट, अलग भी फैक्टर्स रहते हैं बारिश के तो, लेकिन रेनफॉल एक ग्रीनरी भी है। और दूसरा है मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, अभी बता, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बेसिक है। और ब्लू वाटर जो आप देख रहे हो, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, हर जगह जो भी रिजर्वायर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, वो ब्लू वाटर है। वो रिचार्ज किससे होता है, प्रेसिपिटेशन से होता है। बस ये इसका बेसिक डिफरेंस था। तो आपको ग्रीन वाटर याद रखना है कि ग्रीन वाटर होता क्या है, सॉइल और वेजिटेशन के लिए यूज होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक पार्ट है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोक करता है। सबसे मेजर प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसपीरेशन। वाटर जाता है कौन सा है, फ्लोएम प्रोसेस, ठीक है, याद हो गया, बहुत अच्छा। अब सबसे मेजर आता है और सबसे शॉर्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज। आपको लगता है कि साइट्स आ रहा है न्यूज में, IUCN न्यूज में आ रहा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई लोड नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक्स है। देखो कैसे 10 मिनट के अंदर तीनों टॉपिक खत्म होंगे। सबसे पहले साइट्स क्या बोलता है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। RH विटेकर ने 5 क्लासिफिकेशन बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया। तो फिर ये कौन सा, प्लांटे और एनिमिलिया को फोकस करता है। और वाइल्ड, एंडेंजर्ड, ठीक है, ये कीवर्ड्स आप याद रखो, ठीक है। और कितने कैटेगरी थे IUCN के, 9 कैटेगरीज थे, ठीक है, उसमें से एक एंडेंजर्ड भी, ठीक है। तो अब ये आया क्यों था, ये आया इसलिए था क्योंकि एक समय पे बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट हो रहा था, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ रहा था, जिससे बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल साइकिल दोनों खराब हो रहे थे, हैबिटेट लॉस हो रहा था। और इसके इलीगल ट्रेड से ना, मतलब सोसाइटी में भी एक कहते हैं ना गलत ही हवा बह रही थी। तो ये क्या इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, लीगली, नॉट अ रिकमेंडेटरी और नीदर एडवाइजरी, ठीक है, ये लीगली है, इंटरनेशनल है, मतलब मल्टीपल रहेगा। अब ये एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट, ताकि स्पेसिमेन और वाइल्ड एनिमल और प्लांट को सरवाइव कैसे करवाया जा सके, ठीक है। और इसका क्या इसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में, और ये आया कब था, आपके 1975 में, ओके। इंडिया इसका मेंबर है, यस, इंडिया इज द मेंबर ऑफ इट। अब साइट्स ना अपने अनुसार 3 फॉर्मेट निकाला है, 3 कैटेगरी निकाला है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अब ये तीनों क्या बोलते हैं, सबसे पहला बोलता है कि स्पेशीज दैट आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन से थ्रेटेंड है उसका कमर्शियल ट्रेड टोटली प्रोहिबिट हो जाएगा, ठीक है, उसका ट्रेड होना ही नहीं है, कोई भी मीन से कि उसको प्रिजर्व करना है, क्या नहीं करना है, वो जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। अब अपेंडिक्स 2 क्या बोलता है कि आपको इसके लिए डबल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और इसमें क्या है कि जो करंटली थ्रेटेंड है, ज्यादा थ्रेटेंड नहीं है, एक्सटेंट के कगार पे नहीं है, नियरली थ्रेटेंड है, तो वो क्या करेंगे कि आपको डबल वेरिफिकेशन, क्या यहाँ से निकल गया, क्या वहां पे पहुंच गए, जितने गए थे उतने ही पहुंचे, किसी का बीच में तो डेथ तो नहीं हुआ, या फिर कोई बीमार तो नहीं हुआ। तो ये हर एक चीज, ये होता है इसका अपेंडिक्स 2। अब अपेंडिक्स 3 क्या बोलता है कि एक परमिशन आपको लेना पड़ेगा, तो उससे आप अपना आराम से इसको आदान प्रदान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तीनों में एक है कि इलीगल कोई भी नहीं रहेगा, सब कुछ लीगली होगा, तभी वो लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। ये हो गया साइट्स का। अब साइट्स रोजवुड और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट, ये क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट एस जैसा लिखा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट की ट्रेड कहाँ से हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, ये सबका ये रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। अब साइट्स रोजवुड ऐसा लकड़ी का बहुत सारी इनकी फैमिली है, उसको प्रिजर्व करने के लिए साइट्स ने अलग से अपना रिपोर्ट निकाला है कि कौन से फॉरेस्ट में, कौन से कंट्री में कैसा है, क्या नहीं है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ये वैसे ऐसा पूछा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये बोल दिया कि रोड्सवुड ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट
कहाँ कौन से इंस्टीट्यूशन या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, तो आप बोल देना भाई साइट्स निकालता है, क्योंकि आपको पता है। ठीक है। अब आईयूसीएन, आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो इसका अगला है, दोनों का हेडक्वार्टर एक ही है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। आईयूसीएन 1948 में आया था, 1947 में भारत देश आजाद, आईयूसीएन में ये आ गया 1948, इजी है। अब इसका मेंबरशिप देखो सिर्फ कंट्रीज तक नहीं है, इसके मेंबरशिप गवर्नमेंट ले सकता है, एनजीओ ले सकता है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी ले सकता है। अब बात ये आती है कि इसका ये हाथ कहाँ पे मारता है। आईयूसीएन भाई हर जगह हाथ मार लेगा, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फिर बाद में इसको एनवायरमेंटल की पॉलिसी पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड निकालनी है तो वो निकाल लेगा, फिर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ कोलैब करके कैसे एनरिच करना है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, वो निकाल लेगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव यही है। और ये जो दिखा है ना आपको, फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहला ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर कंजर्वेशन के लिए बना था। कब बना था? 1948 में। अब इसमें प्राइवेट और एनजीओ, फिर गवर्नमेंट, हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन सब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? इसका एक एग्रीकल्चर का रिपोर्ट आया था, वो कहता है कि एग्रीकल्चर, जो कि डिफोरेस्टेशन का एक वन ऑफ द मेजर रीजन है, वो कहता है कि एग्रीकल्चर और कंजर्वेशन में ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया रिलेशनशिप को, क्योंकि ये 34% जो स्पेशीज है वो डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है। इनडायरेक्टली तो बात की बात है, जो डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है वो 34% स्पेशीज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब क्या बोलता है? अब ये बोल रहा है कि 17% जो आईयूसीएन रेड लिस्ट में है, उनको एग्रीकल्चर हैबिटेट में एज अ डॉक्यूमेंटेड सिर्फ रखा गया। अब ये है कि एग्रीकल्चर जो कि हिली एरियाज में बहुत ज्यादा ये होता है कि फॉरेस्ट को गिरा करके, मतलब डिफॉरेस्टेशन करके वहां पे एग्रीकल्चर कर रहा है। और ये बात तो सही है कि जो काम फॉरेस्ट करता है ना, वो एग्रीकल्चर कभी उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता। क्यों? फॉरेस्ट अच्छा पॉल्यूशन देगा, सॉइल एनरिच करेगा, वहां की बायोडाइवर्सिटी, जो वहां के फ्लोरा फौना है उनको एक अलग एनरिचमेंट देगा। तो इसके लिए ये एग्रीकल्चर जो है उतना नहीं पहुंच पाता फॉरेस्ट तक। और एग्रीकल्चर में क्या है, बस वो क्रॉप्स दे सकता है, वहां के आने जाने के लिए एक लिमिट में, मतलब ह्यूमन को आज पावर है कि वो ज्यादा एक्टिविटी कर सकते, तो फिर वो ह्यूमन के लिए वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब प्रोजेक्ट प्लैनेट रिपोर्ट वही है कि मतलब प्लैनेट में कितना इफेक्टिवली आप उसको प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हो, कितना अच्छा आपका कोलैबोरेशन बैठ सकता है, वही है। अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब वही है कि मेरी मेहनत ही मेरा रिजल्ट लाएगी, वही है नेचर से नेचर का मदद। ठीक है। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है, ये आपका स्टैब्लिश हो गया था 1961 में। ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे पहले आईयूसीएन का मॉर्जे स्विट्जरलैंड में ना, वहां पे इसका हेडक्वार्टर था, अभी तो ये ग्लैंड पे। ये क्या इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा, भाई का दिल बड़ा है, और लगभग 100 कंट्रीज में इसका बोलबाला है। अब ये एम क्या कर रहा है? एम ये कर रहा है कि हर एक जगह जो वाइल्ड लाइफ पे जो भी रिस्क है उसके ऊपर एक असेसमेंट कर रहा है, फिर उनका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, अपने दिमाग से सोचता है। और जैसे कि फंड है, तो फिर फंड मतलब वहां पे कोलैबोरेशन आने वाला, कोलैबोरेशन रहेगा तभी फंड रहेगा। तो ग्लोबली हर एक जगह से कैसे नेचर को, एक वाइल्ड लाइफ ही नहीं, मतलब इसके अगर एक्टिविटी देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ नहीं, ह्यूमन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उठाता है। ठीक है। तो ये कम्युनिटी प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ की, तो उससे बायोडाइवर्सिटी, आपका हैबिटेट, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस, हर एक चीज उसके ऊपर निर्भर करता है। अब इसके नाम कब बदले कब नहीं बदले, इसका चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। एक याद देखो, अर्थ और आपको पता होगा, आपने कभी ना कभी तो इसको सुना होगा, और नहीं सुना होगा मैं बता रहा हूँ। अर्थ और बेसिकली एक और है जहां पे एक लोकल टाइम, जैसे आज सिडनी में 7 बज रहा है और कल मान लो इंडिया में एक टाइम पे 7 बज रहा है, तो दोनों जन ना, दोनों कंट्रीज 7 बजे 1 घंटे के लिए अपने घर की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं, उसको अर्थ आवर बोला जाता है, फॉर द कॉज ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी और reducing the impact on nature। ये हो गया आपका reducing the impact on nature, saving electricity। और लिटरली इसका इम्पैक्ट बहुत दिख के आता है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेविंग्स दिखाई भी जाती है कि हाँ भाई इतना बचा है करके। तो फिर इसके लिए थोड़ा आप भी रिस्पॉन्सिबल बनिए, अगर कहीं पे लाइट, अगर आपकी बुरी आदत है या फिर आप भूल जा रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अब इसके भी इंडाइसेस है भाई, क्या है? वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है कह रहा है कि 73% डिक्लाइन हो गया 50 ईयर्स के अंदर अंदर, 1970 से 2020 के अंदर, जो कि बहुत ही
कहते हैं ना वर्स्ट है। अब इसमें पॉपुलेशन किस पे ज्यादा रिस्क है, तो सबसे पहले तो फ्रेश वाटर पे, उसके बाद में ये टेरिस्ट्रियल पे, और उसके बाद में आपका मरीन पे। फ्रेश वाटर पे ज्यादा रिस्क है, उससे कम है टेरिस्ट्रियल, और फिर उससे ज्यादा है मरीन पे। और ये कह रहे हैं कि जैसे कि इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न है वर्ल्ड वाइड, उसको अर्थ से मतलब लेस देन वन, मतलब ग्लोबली अर्थ से उसको 2050 से कम लगेगा। मतलब इंडिया को एक डेटेरिएट स्टेट पे इसने बताया, और कोई इसमें वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। 2050 तक कह रहे हैं कि इंडिया को ज्यादा लगेगा। खैर, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। देखो इतना ही आसान था, और आज का लेक्चर तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई कि इसमें इंस्टीट्यूशन आया, ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा क्या क्या मैंने पढ़ा है। अब हम अगले लेक्चर में क्लाइमेट चेंज के ऊपर पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज पहला लेक्चर डेफिनेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब पे कवर होगा, और बाकी अगला लेक्चर पूरा लिंक्ड है। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब अभी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आने वाले जो बहुत आसान है, और इसका इंटरलिंकिंग बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए ये बहुत ही ईजी होने वाला है। और दोस्तों, आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम तर्क IAS PCS चैनल से भी आप जुड़िए। उसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं, करंट अफेयर्स को टारगेट करते हैं, तो आप वो चीज वहां से ले सकते हो। और जैसे आपने देखा कि PT 365 इनफ नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इसमें 4 कुछ नए वेटलैंड आए जो मैंने आपको खुद पर्सनली रिसर्च करके बताया। ठीक है, तो आपको फिर इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा जो एक नया इनिशिएटिव है विजय बैच करके, उसमें क्या है 90 या फिर मोर देन 90 मेजर टॉपिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम पब्लिश कर रहे हैं खुद वीडियो बना करके, उसको डेप्थ एनालिसिस में जाके हर एक चीज आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका प्रीलिम्स बहुत ज्यादा इजियर बन जाए। ठीक है, और वो हो रहा है आपका 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है, 15 फेब से, तो आप जुड़ सकते हो उससे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, और मेहनत आपकी रंग लाएगी दोस्तों। जय हिंद।